This is an ABP Life podcast. आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक यानी ISIS ने शुक्रवार को मॉस्को के क्रोकस इंसर्ट हॉल में हुई गोलीबारी और बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। इस भीषण आतंकी हमले में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और 145 लोग घायल हुए। ISIS ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर कहा कि हमारे लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहर इलाके में स्थित क्रोकस कंसर्ट हॉल में हमला किया। ISIS के बयान में यह भी कहा गया कि हमलावर सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए हैं। और इस पर हमारे सहयोगी आलोक पाठक ने JNU की प्रोफेसर और रूस की जानकार रश्मिनी कोपरकर से बातचीत की। आइए सुनते हैं पूरी चर्चा। रूस में कल तड़के अचानक ही एक आतंकी हमला होता है और उसमें अब तक 70 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, सैकड़ों घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ले ली है और यह हमला पूरी तरह मुंबई के 26/11 हमलों की तर्ज पर हुआ है, जहां आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और बम फेंके। हमारे साथ रश्मिनी कोपरिकर जी हैं, JNU में पढ़ाती हैं, रूस के मामलों की विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। हम इनसे बात करेंगे इन तमाम मसलों पर। पहला सवाल रश्मिनी जी कि अचानक से ये हमला होता है रूस में और बड़ा हमला है, बड़ा आतंकी हमला है। इसकी टाइमिंग, रूस एक तरफ यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, फिर अचानक इसकी टाइमिंग कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो पहली प्रतिक्रिया जो आप जैसे विशेषज्ञों के दिमाग में आई इस हमले के बाद, उससे जरा हमें वाबस्ता कराएं। पहली प्रतिक्रिया क्या आई आप लोगों के दिमाग में? जी सर धन्यवाद। जैसा कि देखा है हमने कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। जिस तरह के हमला हुआ है, जिस तरह अंधाधुंध गोलीबारी वहाँ पे हुई है और आगजनी भी वहाँ पे एक ओपन फायर के भी कुछ विजुअल्स कल रात को आना शुरू हो गया था। एंड एक रॉक कॉन्सर्ट का वहाँ पे आयोजन हुआ था मॉस्को का जो क्रोकस सिटी हॉल है वहाँ पे, और लोग कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे थे और उसी वक्त अचानक से कुछ गनमैन वहाँ पे अंदर चले गए और इस तरह का एक टेररिस्ट अटैक वहाँ पे हुआ। सबसे पहले तो द वर्ल्ड वाज स्टन्ड, बहुत ज्यादा शॉक में थे, समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और सर जैसा कि हमने 2 दिन पहले ही आपसे बात करी थी, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका इलेक्शन अभी जस्ट हुआ है और उन्होंने अभी 5वीं टर्म में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है उनका, अभी तो बस आंकड़े आए हैं। और ऐसे में हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली थी। 88% लोगों ने उनको वोट दिया था रशिया के, और उन्होंने इस वोट को एक प्रो पुतिन पॉलिसी वोट की तरह प्रोजेक्ट भी किया था। तो ऐसे में 2 दिन के अंदर इस तरह का अटैक होना, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र वो माना जाता है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ। दूसरी तरफ अब जैसे कुछ घंटे बीत गए हैं इस हमले को, उसके बाद कुछ न्यूज आने लग गई है जिसमें ये बताया गया है कि ये पूरी तरह से एक सरप्राइज या शॉकिंग अटैक नहीं माना जाता, क्योंकि US के पास अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि इस तरह के कुछ अटैक होने की जानकारी थी। अब उसमें एक एविडेंस ये है कि US का जो मॉस्को में जो एम्बेसी है वहाँ पे उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी अपने जो सिटीजन्स वहाँ पे रहते हैं उनके लिए, कि 8 मार्च को ही ये हुआ था, लगभग 15 दिन पहले की बात है, कि अगर हमारे कोई सिटीजन्स मॉस्को में है तो वो किसी भी भीड़ वाली जगह पे या किसी कॉन्सर्ट हॉल में, खास करके उन्होंने कॉन्सर्ट हॉल वर्ड यूज किया था, उसमें इस तरह की जगह ना जाए, अवॉइड करे, क्योंकि एक एक्सट्रीमिस्ट अटैक होने के चांसेस है। और अब कुछ US की एजेंसीज ये भी क्लेम कर रही है कि हमने रशियन ऑफिशियल्स को भी ये खबर पहुंचा दी थी कि इस तरह का हमला हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या US के पास जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो उन्होंने कितना इंटेलिजेंस शेयरिंग किया था रशिया के साथ? ये सारी बातें अब उभर के आएगी।
दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे देश, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख इस हमले की निंदा कर रहे हैं और रशिया को पूरी तरह से सपोर्ट घोषित कर रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, हालांकि वो खुद अभी इंडिया में है नहीं, वो भूटान में है, वहां से उन्होंने ट्वीट करके रशिया को सपोर्ट घोषित किया है कि इस तरह का आतंकवादी हमला बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और हम पूरी तरह से रशिया के पीछे खड़े हैं। इस तरह का बहुत सारे देशों से, चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, इजराइल के हो गए, स्पेन, इटाली, सेंट्रल एशिया के देश, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ के देश इस तरह की निंदा कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से, बाइडेन की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ये सारी घटनाओं को अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े होते हैं। जी, एक जो सवाल उठ खड़ा हुआ है कि यूक्रेन युद्ध में फंसने के बाद पुतिन ने केवल 2 विदेश यात्राएं की थी और उसमें भी एक विदेश यात्रा जो दिसंबर 2023 में उन्होंने की वह यूएई और सऊदी अरब की थी। यानी मुस्लिम राष्ट्रों के साथ वह संबंध स्थिर कर रहे थे, गहन कर रहे थे, और इस बीच मुस्लिम आतंकवाद की ये घटना होती है, आईसिस इसकी जिम्मेदारी लेता है। इससे अब रशिया की क्या प्रतिक्रिया होगी, मिडिल ईस्ट में जो वो अपने पैर जमाना चाह रहा था उस पर पुतिन कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को आप? जी, अगर हम पिछले कुछ दशकों की हिस्ट्री देखते हैं तो रशिया के जो मुस्लिम इस्लामी देश है उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। अगर शुरुआत हम करते हैं सीरिया से, तो सीरिया का जो भी अभी रीजन है, वहाँ पे जो राष्ट्र प्रमुख है, उनके और पुतिन के बीच में गहरे संबंध है। और दूसरे भी, जैसे कि आपने कहा कि पिछले कुछ सालों में पुतिन 2 साल जब से यूक्रेन का वॉर खास करके शुरू हुआ है तब से पुतिन बहुत कम जगह पे विजिट किए हैं, लेकिन उसमें ये 2 देशों में जरूर वो गए। तो उनके इस्लामिक देशों के साथ जो संबंध है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये आईसिस या इस तरह के जो इस्लामिस्ट संगठन है, उनका ये मानना जरूर होता है कि जो रशियन रिजीम है वो वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म करता है। खास करके जो चेचेन इतिहास अगर हम देखेंगे चेचेनिया का, तो वहाँ के काफी फाइटर्स आईसिस को ज्वाइन किए हैं। अभी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वो ये पढ़ा है कि पिछले साल 2023 में रशिया ने ये क्लेम भी किया था कि आईसिस के कुछ फाइटर्स, खास करके उसमें चेचेन फाइटर्स ज्यादा थे, यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे थे रशिया आर्मी के खिलाफ, यूक्रेन की तरफ से। और उसमें ये भी उन्होंने वो किया है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो चेचेन फाइटर्स को ट्रेन भी कर रही थी कि वो इस तरह के अटैक रशिया में कैरी आउट कर सके। तो इस बेसिस में अब सवाल ये उठता है, क्योंकि 1999 में इसी तरह में मॉस्को के में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद चेचेन वॉर भी छिड़ा था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उस समय प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बन के उन्होंने पूरी तरह से एक चेचेन जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था उसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया था। तो उसके बाद बहुत समय तक कोई बहुत बड़ा हमला चेचेन फाइटर्स की तरफ से रशिया में हुआ नहीं है। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द अनफोल्डिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ दैट रीजन, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन है, एक तरफ रशिया और वेस्ट के बीच में बिगड़ते हुए संबंध है, दूसरी तरफ गाजा और इजराइल का जो विषय है, सीरिया में लगातार गृह युद्ध चल रहा है, तो इसके बीच इस सारी घटनाओं का फायदा लेते हुए चेचेन फाइटर्स और इन जनरल मुस्लिम इस्लामिस्ट फाइटर्स आर सीम टू बी एम्पावर्ड, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा एक शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल, विश्व की राजनीति आज के दिन से बदलने के कितने चांसेस देखती हैं आप? इसमें पुतिन जो एक सख्त प्रशासक माने जाते हैं, नौकरशाह माने जाते हैं, और वह अपने देश के हितों से कोई समझौता नहीं करने के लिए भी जाने जाते हैं, उनके अगले कदम को कैसे एंटिसिपेट करते हैं आप जैसे विशेषज्ञ, और क्या देखते हैं? अमेरिका से क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, रूस अब क्या कर सकता है, और वैश्विक राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है? जी, जैसा कि हम पिछले 2-3 सालों में देख रहे हैं कि रशिया और पश्चिमी देशों के बीच के जो संबंध है
वो अभी दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट। मतलब शीत युद्ध खत्म होने के बाद सबसे निचले स्तर पे अभी ये संबंध आ चुके हैं कि दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के सामने हर तरह के स्ट्रगल में खड़े हैं। और यूक्रेन में 2022 से पुतिन ने मिलिट्री एक्शन जो शुरू किया है वो अभी भी जारी है। तो पहले ही पश्चिमी देश और रशिया के बीच में एक तनाव बना हुआ है, और जितना मैं समझती हूँ उससे इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उससे ये तनाव बढ़ने की संभावना देखी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवाद बराबर होता है, वो किसी का सजा नहीं होता। सारे देशों को मिलकर इसे कंडेम भी करना चाहिए, और ऐसी घड़ी में जहाँ पे इस तरह का हमला हुआ है उस देश के साथ सबको एक सपोर्ट में खड़े होना चाहिए। लेकिन अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स देखते हैं तो इस तरह जनरली नहीं होता है, और ये दिखाई देता है कि इस तरह के आतंकी हमलों के बाद एक जियोपॉलिटिक्स में जो दरी होती है वो और बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो अभी ब्लेम गेम थोड़े समय तक चलता रहेगा। रशिया ऑलरेडी ये कहना, रशिया के बहुत सारे ऑफिशियली हालांकि अभी तक कोई नहीं आया है स्टेटमेंट, बट वहाँ की जो न्यूज एजेंसीज है जैसे स्पुतनिक हो गया, नोवोस्टी हो गया, उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और रशिया के कुछ जो रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल है या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू किया है कि इसमें कुछ ना कुछ यूक्रेन का हाथ हो सकता है, उसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अभी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी शुरू हो सकता है कि पुतिन ने अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए मतलब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज 1999 के चेचन उसमें भी हुई थी और आज भी शुरू हुआ है। तो ये ब्लेम गेम चलेगा कुछ समय तक, और उससे संबंध और बिगड़ते जाएंगे। अब जैसे भारत जैसे देश जो है, जो रशिया के मित्र राष्ट्र माने जाते हैं, लेकिन अभी पश्चिमी देशों के साथ भी हमारे संबंध सुधर रहे हैं, तो इस तरह के माहौल में हमें अपने संबंधों को एक नेविगेट करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। कि दहशतवाद वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मैनिफेस्टेशन में हो, वो गलत ही है और उसकी निंदा ही करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिनी जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.